हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक शर्मा और मैंने आज एक नया चैनल शुरू किया है जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स पर आधारित होगा। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एग्जाम देंगे वहाँ पे नॉर्मली जनरल स्टडीज और ये सब तो आता ही है, लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे कि हमारी कुछ ओपन कंपटीशन में भी और कहीं कहीं कुछ विभागीय परीक्षाओं में भी केंद्र से सरकार के सेवा नियमावली या उनके संबंधित रूल पूछे जाते हैं। तो और इसका रिसोर्स क्योंकि बहुत जगह अच्छी तरह से मिल नहीं पाता है और जो अभ्यर्थी होते हैं वो सोचते हैं कि ये कहाँ इसका रिसोर्स मिलेगा, तो इस वजह से और फिर अगर वो रिसोर्स आप रूल्स को पढ़ेंगे भी तो सीधे तौर पर आपको वो समझ में नहीं आ रहा होता है या उसकी डिफिकल्टी आप महसूस करेंगे पढ़ने के दौरान। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मैं रिसोर्स जनरेट करूं यूट्यूब में, जिससे कि क्या है कि इस तरह के अभ्यर्थी जो कि विभिन्न विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, साथ ही साथ कुछ ओपन कंपटीशन जिनमें कि रूल्स पूछे जाते हैं, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम होते हैं जिनमें कि रूल्स के बारे में जानकारी पूछी जाती है, तो उसके लिए आपको सहायता मिल सके इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक सीक्वेंस हम चलाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हम टॉपिक्स को लेंगे और जो रूल का कवरेज हो सकेगा मैक्सिमम हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं ये बात बता दूं, क्योंकि रूल्स जो होते हैं ये सिचुएशन बेस्ड होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको हमेशा टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहती है। इनमें हर बार कुछ चेंज आते रहते हैं। आपको मालूम है, विभिन्न विभिन्न कमेटियां गठित होती हैं, विभिन्न वेतन आयोग आ सकते हैं, तो अलग अलग रिकमेंडेशंस के आधार पर अलग अलग टाइम पर रूल हमारे डायनेमिक होते हैं। तो जो तत्कालीन स्थिति होगी मैं जो आपको बताऊंगा वो आपके एक रेफरेंस पॉइंट के लिए होगा, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से है, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन इस चैनल पे बताई गई कोई भी इंफॉर्मेशन को हम किसी भी तरीके से बिल्कुल परफेक्टली क्लेम नहीं करते हैं, ना इसको किसी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ये करेंगे कि लीगली वो वैलिड नहीं होगा। तो मेरा डिस्क्लेमर यही है कि आप इसे इंफॉर्मेटिव, हम इस जानकारी को अद्यतन रखेंगे लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पर इसको किसी भी तरीके से मैं लीगली कहीं भी कोट करने के लिए मैं मना करूंगा इस बात के लिए आपको, और आपकी समझ के लिए और डे टू डे वर्किंग के लिए या विभिन्न एग्जामों की तैयारी के लिए इस सोर्स को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की है लीव रूल। जैसे गवर्नमेंट में हम जब आते हैं तो एक स्वाभाविक सा सवाल है कि हम जब काम करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कुछ लीव मिलती है हमको, गवर्नमेंट में इंडिया में कुछ लीव होती है। तो वो लीव रूल आज हमने शुरू किया है कि कितने तरह की लीव है, किस तरह से एंटाइटलमेंट है, कैसे कैसे मिलेगा, या लीव लेने में हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, इन रूल्स का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल। शॉर्ट में मैं पूरा लिख देता हूं, सेंट्रल सर्विस लीव रूल। लीव रूल्स, और क्योंकि ये 1972 में आए थे, एप्लीकेबल हुए थे, तो यहाँ पे हमको बोलेंगे 1972। तो ये हमारा ओरिजिनली लीव रूल शुरू हुए थे। तो अब एक तो बात ये बता दें, गवर्नमेंट में जब आप काम करेंगे तो लीव आपको एक कुछ ड्यू लीव होंगी, लेकिन लीव के बारे में सबसे पहली बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि लीव इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। मतलब इसको हम अपने राइट के रूप में क्लेम नहीं कर सकते हैं। लीव आपका राइट नहीं है, तो राइट नहीं है तो हम इसे कैसे और समझेंगे आगे। तो फर्दर ये जो लीव है बेसिकली आपको ये ऑफिस का वर्क बैलेंस देख करके दी जाती है। तो लीव इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, इट इज सब्जेक्टेड टू exigency of work। exigency या इमरजेंसी ऑफ वर्क, जो भी आप कह रहे हैं, emergency ऑफ वर्क। तो आपको ये समझ लेना होगा, यानी हमारी जो लीव होती है वो ऑफिस में आपका वर्क की एजेंसी या इमरजेंट नेचर क्या है उसके आधार पर आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो आपके सुपीरियर बॉस होते हैं, वो लीव देते हैं। लीव और बेसिकली देखिए, अभी आप दो बातें आएंगी। एक बैलेंस है, बैलेंस का मतलब है लीव आप जब ले रहे हैं तो लीव का रीजन आप लिखेंगे नेचुरली, तो आपका राइट तो नहीं है लेकिन लीव के पीछे कुछ रीजनिंग होगी आपकी और ऑफिस के वर्क की कुछ एग्जिजेंसी होगी। तो लीव देने के दौरान कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके रीजन ऑफ लीव आपका क्या है और वर्क की रिक्वायरमेंट कितनी है,
तो ऑफिस में वो काम कोई आपकी जगह कर पाएगा या नहीं। मैं बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल शब्दों में समझाऊंगा आपको, जो सिचुएशन हम हैंडल करते हैं ऑफिस की डे टू डे वर्किंग में, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो वर्क बैलेंस है, वो काम आप करते हैं या आप ही करते हैं, तो लीव देने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है यदि काम है और टाइम टारगेटेड वर्क है। और यदि वो काम ऐसा है वो आपके अल्टरनेट में किसी से करा सकते हैं, यदि बहुत ऐसी डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं है, देन कंप्यूटर अथॉरिटी डेफिनेटली विल ग्रांट लीव टू यू, तो वहां कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप राइट के रूप में इसको बहसबाजी करके या झगड़ा करके ऑफिस में लीव नहीं ली जा सकती है। तो आप ऐसा ध्यान रखिए। मैं बिल्कुल आम भाषा का प्रयोग कर लूंगा जो आपको समझ में आए। तो यहाँ एक बात आई कि लीव आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है, कंप्यूटर अथॉरिटी का राइट है, वो देंगे या नहीं देंगे। लेकिन एक चीज आपके लिए फिक्स होती है यहाँ पे कि लीव की जो काइंड होती है, यानी जो कंप्यूटर अथॉरिटी है, टाइप ऑफ लीव या काइंड ऑफ लीव, ये आपका राइट है कि आप कौन सी लीव लेंगे। लीव कांट बी अल्टर्ड। कांट बी अल्टर्ड या चेंज, जो भी मैं इसे बोल देता हूं। यानी कौन सी लीव लेंगे, ये आपका अपना राइट है कि आप कौन सी लीव लेना चाहते हैं। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट पे चले गए, लेकिन हम लीव अभी समझेंगे कौन कौन सी लीव होती हैं, और हम एक एक को थोड़ा थॉरोली डिस्कस करेंगे। और उसमें ज्यादा बातें होंगी तो हम उसको एक या दो वीडियो में सीरीज मतलब 1-2 करके इस तरह से वीडियोस बनाएंगे। तो आपकी जो काइंड ऑफ लीव है उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। लीव जो आप लिखेंगे पर्टिकुलरली, जिनके पॉइंट बताऊंगा अभी, तो वो आप ले सकते हैं। एक बात होती है कि अब लीव की चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन कौन चेंज कर सकता है, यानी कंप्यूटर अथॉरिटी नहीं कर सकता। कांट बी चेंज, यहां लिख देंगे बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इसको चेंज नहीं कर सकता है, यानी ये आप ही चेंज कर सकते हैं, यानी जो एम्प्लॉय है वो चेंज कर सकता है। यदि एम्प्लॉय चेंज कर सकता है तो क्या कंडीशन होगी, कब तक चेंज कर सकता है। तो देखिए, लीव की टाइप जो चेंज होने का टाइम होता है उसको यहाँ पे हम ड्यूरेशन में बात कर लेंगे। टाइम पीरियड फॉर चेंजिंग लीव। तो कितने पीरियड में चेंज कर सकता है। तो एक बात तो ये आती है कि वो सर्विस में रह रहा होगा तभी चेंज करेगा। तो टाइम पीरियड की कंडीशन तो हम देख लेंगे। तो टाइम पीरियड आता है यहाँ पे 30 डेज ड्यूरिंग द सर्विस, यानी रिटायर वगैरह हो गया उसके बाद वो चेंज नहीं करेगा, रिटायरमेंट से पहले सारा कुछ केस खत्म होता है। तो ड्यूरिंग द सर्विस, तो अपनी सर्विस रहने में ही अपनी सर्विस के दौरान 30 दिन के अंदर वो लीव का काइंड को अल्टर कर सकता है, अपनी लीव एक तरह से दूसरे में बदल सकता है। जैसे कुछ लीवों के नाम यहाँ पे मैं लूं, जैसे किसी बंदे ने हाफ पे लीव ली है, HPL उसको बोलते हैं, तो वो बाद में उसको EL कन्वर्ट करना चाहे, उसने पहले हाफ पे लीव बोला था कि ज्यादा लीव मिल जाएगी, बाद में उसको अर्न लीव बोलना चाहे तो कर सकता है। या डिफरेंट है, मतलब मोबिलिटी जो आपस में जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो बंदे के ऊपर होती है, एम्प्लॉय के ऊपर होती है, और उसका ड्यूरेशन है 30 डेज। 30 डेज में करेगा ड्यूरिंग द सर्विस। तो लीव की एक बात ये होती है। एक चीज और लीव के बारे में ध्यान रखने वाली है, ये लीव की मोटी मोटी सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, या प्रिलिमिनरी हम जिन्हें कह सकते हैं। कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस कितनी लीव ले सकता है, एक आता है टोटल लीव। टोटल लीव ड्यूरिंग द सर्विस। टोटल लीव ड्यूरिंग द सर्विस, क्योंकि लीव के कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी एक लीव के साथ दूसरी लीव कंबाइन हो सकती है, उसको एक टर्म दिया था रेगुलर काइंड ऑफ लीव। लीव के बारे में हम आपको बताएंगे, आगे चलता जाएगा टॉपिक हम आगे करेंगे। गवर्नमेंट रूल्स हैं तो जोन बड़ा होता है,
तो आपको मालूम है 1 2 3 करके हम इसको छोड़ेंगे। तो टोटल लीव ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय तो यहां मैं लिखूंगा कैन नॉट एक्सीड, तो एक एक्सीडिंग की लिमिट है। कैन नॉट एक्सीड बाई 5 years, यानी कोई भी व्यक्ति 5 साल से ज्यादा की लीव नहीं ले सकता। तो उसका एब्सेंस पीरियड, ऑफिस से जो एब्सेंस पीरियड है, नॉट मोर देन, डेट में लिख देता हूं, नॉट मोर देन 5 years, यानी 5 साल से ज्यादा लीव, किसी भी तरीके की लीव कॉम्बिनेशन में, कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे ज्यादा लीव नहीं दी जा सकती है। और 5 years तक अगर लीव कोई रह गया या अपना एब्सेंस पीरियड हो गया, तो यहाँ पर एक बात आती है, एक इम्प्लाइड चीज होती है, यानी बंदे की एक तरह से जॉब चली जाती है, हम ये कह सकते हैं। तो ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं बाद में, यदि कोई इतने से ज्यादा एब्सेंस कर देगा तो उस बंदे के लिए बोलेंगे deemed to have resigned। तो ये माना जाएगा कि उसने एक तरह से रिजाइन कर दिया, मतलब जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो नहीं आ रहा 5 साल से ज्यादा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इतनी लीव दी जा सकती है। स्पेशल इसका एक्सेप्शन ये होता है, वो फिर परमिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से, यानी प्रेसिडेंट अगर चाहें तो इस पीरियड के बाद कुछ ऐसे रीजन हो जिनको कि वो ऐसा कंपेलिंग रीजन माने कि 5 साल से ज्यादा भी वो रह पाया था, तो प्रेसिडेंट हैज पावर, तो वो मैटर प्रेसिडेंट पर जाएगा। और अदरवाइज 5 साल से ज्यादा, जैसे ही 5 साल से ज्यादा एब्सेंस पीरियड होता है, देन उस पर्सन की जॉब चली जाती है। जॉब क्यों चली जाती है कि उसको इस वाले जोन में ले जाते हैं, इस वाले जोन में लैंड कर जाता है वो, डीम टू हैव रिजाइन, यानी ऐसा मानते हैं कि वो रिजाइन कर दिया, उसने जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है वो, नहीं तो 5 साल में कभी ना कभी ठीक हो गए, बीच में दर्शन दे देगा, ऑफिस में उसको आ जाना चाहिए था, दर्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब दर्शन उसके दुर्लभ हो चुके हैं, और दुर्लभ हो चुके हैं तो ऐसे आदमी की फिर ऑफिस को भी जरूरत नहीं रह जाती है, तो वो रिजाइन की तरह से हो जाता है। लीव का थोड़ा आगे हम चलते हैं, अब 1 by 1 हम लेने की कोशिश करेंगे। इसमें मैक्सिमम पीरियड हम पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ लीव की बात कर चुके हैं, तो मैं एक एक करके लेता हूँ, ठीक है ना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आज जो सेगमेंट उठा रहे हैं, हम ले रहे हैं अर्नड लीव का। अर्नड लीव कॉमनली मैं आपको बताऊं जिनकी कैलकुलेशन चलती है, जैसे रेगुलर काइंड ऑफ लीव जो होती हैं, जो हम सर्विस में क्रेडिट करते हैं, तो ये 2 पॉपुलर लीव जो है वो ये हैं। देखिए अर्नड लीव, जिनकी लीव में कैलकुलेशन चलती है, बाद में थोड़ी स्पेशल काइंड ऑफ लीव है, उनको हम अलग से देखेंगे, तो मैं यहाँ दोनों लिख लेता हूँ अभी। एक होती है आपकी हाफ पे लीव, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम कर रहे हैं या वो हैंडल कर रहे होंगे सर्विस बुक वगैरह, उनको पता होगा कि ये 2 टाइप की लीव होती हैं जो सर्विस बुक में हम क्रिएट करते हैं, सर्विस बुक में चलती रहती हैं। तो यानी जिनका लीव अकाउंट, रेगुलर लीव अकाउंट मेंटेन किया जाता है, अभी उनकी बात कर रहे हैं। बाकी स्पेशल काइंड ऑफ लीव है जिनका फिर अलग से कंप्यूटर अथॉरिटी देती है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, वो अलग अलग सेगमेंट में हम सारा कवर करेंगे। तो मैं पहले 2 इन लीवों को जो ज्यादा पॉपुलर है उनको ले रहा हूँ, अर्नड लीव एंड हाफ पे लीव। तो देखिए सबसे पहले अर्नड लीव की बात करेंगे। अब देखिए आपको नाम से मालूम पड़ रहा है अर्न लीव मीन्स दिस लीव इज अर्न, तो अर्न कैसे करेगा, काम करेगा तो लीव अर्न होगी नेचुरली। यदि हम काम करते हैं, हमें आराम कब मिलता है, काम के बाद आराम है, आराम के बाद काम है, आप जानते हैं। तो यदि काम कर लेंगे तो काम के बाद आराम मिलेगा, आराम को यहाँ मैं लीव के पॉइंट ऑफ व्यू से मान ले रहा हूँ, यानी आपको मौका होगा कि आप लीव ले सकें, क्योंकि डिफरेंट आपके काम होते हैं, कई कई डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, आप लीव ले सकते हैं। तो ये अर्न की जाती है, नाम जैसा की है। तो अर्निंग कैसे होगी वो भी देखिए। तो हाफ पे लीव को फिलहाल अभी मैं बताता हूँ, अर्न लीव पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
क्योंकि लीव अर्न कर रहे हैं तो अर्न कैसे होती है, तो हम लिखेंगे आफ्टर वर्किंग इन बोलेंगे 1 कैलेंडर मंथ। वो कैसे अर्न होती है, तो संख्या आपको अपने आप समझ में आएगी कितनी लीव मिलने वाली है। तो क्योंकि आप अर्न कर रहे हैं तो संख्या अपने आप कैलकुलेट होगी। तो आफ्टर वर्किंग इन 1 कैलेंडर मंथ, 1 कंप्लीट कैलेंडर मंथ, यहाँ पे मैं कंप्लीट वर्ड और जोड़ना चाहिए, 1 कंप्लीट। वैसे तो क्लियर हो जा रहा है 1 से, लेकिन यहाँ कंप्लीट भी लिख देता हूँ। तो आफ्टर वर्किंग इन 1 कंप्लीट कैलेंडर मंथ, 2.5 leaves are earned। इतनी लीव अर्न की जाती है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे अर्न कर रहा है तो उसको हमने आपसे कहा था कि सर्विस बुक में क्रेडिट करना है, यानी मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली इसका तरीका बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा, इतनी अर्न होगी, अर्न का मतलब कहीं अकाउंटिंग होगी, उसकी अकाउंटिंग होगी तो क्रेडिट होगी, अर्न का मतलब कहीं क्रेडिट आप दिखाएंगे। तो एक चीज और लिखेंगे, these are credited on 1st January and 1st July। तो नॉर्मल तरीका क्या है, 1st जनवरी को और 1st जुलाई को आप क्रेडिट देंगे सर्विस में। और ईच कैलेंडर मंथ में कितनी क्रेडिट होती है, आपको मालूम है 2.5 क्रेडिट हो रही है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ लगाते हैं। तो और क्रेडिट कब देते हैं, 6 महीने का क्रेडिट देते हैं, यानी 6 मंथ का देते हैं। दीज आर क्रेडिटेड, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ जोड़ेंगे थोड़ा सा, इन एडवांस है ना, क्रेडिटेड इन एडवांस। तो एडवांस क्रेडिट दिया जाता है 1 जनवरी और 1 जुलाई को। तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन देखेंगे, 2.5 लीव हर कैलेंडर मंथ पे होती है, तो 6 मंथली लीव कितनी होंगी, 6 मंथली लीव के लिए देखिए यहाँ 2.5 इंटू 6 देख लीजिए कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 15 डेज। 6 महीने में 15 दिन की लीव क्रेडिट होती है। तो हम देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अर्न लीव, और काम करेंगे तो अर्न होगी नेचुरली। तो हर कैलेंडर मंथ जब कंप्लीट हो जाता है तो ये होती है। लेकिन यहाँ तो बात आ रही है कंप्लीट, है ना, कंप्लीट कैलेंडर मंथ। अब देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग सकता है, यहाँ देखिए कैलेंडर मंथ यानी कंप्लीट हो जाए तब दे दीजिए। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं दीज आर क्रेडिटेड इन एडवांस। तो एडवांस का मतलब है क्योंकि जब बंदा जॉब में आ गया तो नेचुरली थोड़ा मान के चलेंगे कि जॉब करेगा, और अगर एकदम भाग जाएगा तो रिकवरी भी हो जाएगी पेंशन मतलब उसकी सैलरी की, वो तो कोई बहुत चक्कर नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट भरोसा करते हुए एडवांस क्रेडिट देती है। एडवांस क्रेडिट देती है तो यदि किसी बंदे ने 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिया है, 1 जनवरी उसकी ज्वाइनिंग डेट है, तो उसके खाते में 15 लीव चढ़ा देते हैं, 15 डेज लीव चढ़ा दी जाती है। ठीक है ना, अभी तो क्रेडिट की बात हो रही है, डेबिट हम बाद में समझेंगे कैसे होता है। पहले हम क्रेडिट और उसकी एंटाइटलमेंट देखते जाएंगे, और डेबिटिंग कैसे होगी या लीव अकाउंटिंग कैसे होगा, वो सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है लर्न द रूल्स। और अगर आप लगे रहेंगे, लगातार बने रहेंगे हमारे चैनल में, तो आपके रूल बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे, आपके ट्विस्ट पर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कई बार इसी चीजों की कंफ्यूजन के लिए हमें बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं, तो वो आपकी सारी दूरियां हो जाएंगी। 15 डेज का क्रेडिट देंगे। अगला 15 डेज का, यानी उसने कोई लीव अगर बीच में नहीं ली है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, बहुत सिंसियर एम्प्लॉई है, लगातार ऑफिस में आ रहा है, तो 15 दिन ये है और जनवरी से जून तक नौकरी और कर ली, तो फिर 6 महीने में फिर क्रेडिट हो गई। ये एडवांस क्रेडिट हो गया, दिया गया है ना आपको। और फिर यहाँ पे आपकी, तो अभी 6 मंथ जब पूरे हो जाएंगे, कोई नहीं लेगा तो 15 दिन कमा लिए उसने एक्चुअली, है ना। यदि डेबिट होगा तो हो जाएगा, लेकिन हमने उसको ये एडवांस क्रेडिट यहाँ दे देते हैं। फिर अगले दिन 15 फिर दे देंगे, तो ऑल टुगेदर 30 हो जाएगा, और अगले बार फिर ऐसे ही, तो एंड सो ऑन। तो मैंने 1 ईयर के लिए बताया आपको, और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। डेबिटिंग कैसे होगी, किस ड्यूरेशन में उसने लिया वो डेबिटिंग होगी। तो डेबिट का अभी आपको अलग से बाद में समझाएंगे। तो 1 साल में माने सिंसियरिटी से जॉब किया और उसने कैजुअल लीव वगैरह लेके ही काम चला लिया, यानी अर्न लीव लेने की आवश्यकता अगर नहीं हुई है, तो 31 तारीख को उसके पास
31 दिसंबर को जो बैलेंस होगा वो ये होगा, और अगले एक के बाद फिर नया क्रेडिट आएगा। ठीक है, तो ये बात हो रही है जैसे किसी एम्प्लॉय ने अगर एक को ही ज्वाइन कर लिया तो एडवांस में क्रेडिट दिया। अब सवाल आता है, जरूरी तो नहीं है 1 जनवरी या 1 जुलाई को ही बंदा ज्वाइन करता है, या ज्वाइनिंग डेट 2 ही है, वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा ही कोई बार नहीं है कि वो 1 जनवरी या 1 जुलाई को ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी बंदे को। तो फिर सवाल आता है कि पार्शियली ज्वाइनिंग करेंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए आता है, अगर मिड में ज्वाइन कर लिया किसी ने, मैं ये मानता हूं किसी बंदे का ज्वाइनिंग डेट ये है, इफ एन एम्प्लॉय ज्वाइन्स ऑन ज्वाइन्स ऑन 15th ऑफ फेब, अगर उसने किसी पर्टिकुलर ईयर के 15th ऑफ फेब में ज्वाइन कर लिया तो क्रेडिट 1 जनवरी को देना था, लेकिन अब 1 जनवरी तो आएगी नहीं वापस से, और लीव बीच में लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो कुछ तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, एडवांस में देते हैं। तो जिस दिन भी ज्वाइन करेंगे उस दिन क्रेडिट दे देंगे। तो अब हमें क्या देखना होगा, हमें 6 मंथली फिर देखना होगा। 6 मंथली का मीनिंग है, आपको यहाँ देखना होगा, हमने यहाँ एक बात की थी कंप्लीटिंग कैलेंडर मंथ, तो कुछ फंडामेंटल है, थोड़ा ध्यान रखना है, हर चीज में फंडामेंटल होते हैं, इन रूल्स में भी कुछ फंडामेंटल है। तो दिस आर क्रेडिटेड इन एडवांस फॉर, दोबारा से आना पड़ेगा, कंप्लीट इन वन कंप्लीट कैलेंडर मंथ, कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ बोल दीजिए, इन या आफ्टर वर्किंग फॉर ऐसे कह सकते हैं। ये तो आप देख लीजिए, फॉर इन कुछ भी समझ लें, फॉर वन कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऐसा समझ सकते हैं। तो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ कितने होंगे इसके, तो हम थोड़ा सा एडवांस फिर से अंदाजा लगाएंगे कि कंप्लीट मंथ कितने होंगे। अब देखिए, फरवरी मंथ जो है वो कैलेंडर मंथ कंप्लीट नहीं होगा, 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा, या इवन जनवरी भी मिड में होता तो भी हम मान सकते थे। तो जो मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है वो तो फरवरी है। तो कंप्लीटेड मंथ कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, मार्च आएगा, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो देखिए बड़ा सिंपल सा हिसाब है, वैसे यहाँ मैं 2.5 लिखूं या 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कैलेंडर मंथ कितने हो रहे हैं, जनवरी फरवरी का नहीं आएगा। तो जैन में तो ज्वाइन ही नहीं किया है, फरवरी में तो उसका कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं है, तो ये नहीं मिलेगा। इसमें यस लीव मिलेगी 2.5, कितनी मिलेगी 2.5 के हिसाब से 2.5, सो देयर आर दीज आर 4 मंथ। यानी अगर ये वाला 6 महीने का जो क्वार्टर आप देख रहे हैं, यानी 1 जनवरी से उस 6 महीने का स्पेल था, तो यहाँ उसके कितने दिन उसकी सर्विस में चढ़ाई जाए, कितनी लीव उसके लिए रखी जाए। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है 4 मंथ, और 4 का मतलब है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 1 जनवरी से हमारे 30 जून तक की जो बात होगी, बाद में 1 जुलाई आ जाएगा इनका, तो आप यहाँ देंगे इसको 10 डेज का लीव। तो यहाँ 10 डेज लीव क्रेडिट करी जाएगी, और उसके आगे क्या होगा, फिर 15 डेज का साइकिल चलेगा। तो ये पार्शियल की बात हो गई है। तो यहाँ पे अब जो पार्शियल की बात हो रही है वो केवल ज्वाइनिंग के लिए नहीं है। अब जैसे ज्वाइनिंग के लिए जब पर्सन इंसर्ट हो रहा है सर्विस में, इसी तरह से हमारा एग्जिट भी होता है। एग्जिट का मतलब है ये ज्वाइनिंग वाली सिचुएशन है, और एक हम यहाँ पे थोड़ा मिटा के इसको कहूंगा रिटायरिंग। इसमें रिटायरिंग वाले केस हो सकते हैं, रिजाइन वाले केस हो सकते हैं। तो इवेंट ज्वाइनिंग की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम है सर्विस में कोई भी इवेंट हो सकती है, रिटायर हो सकते हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है, कोई पेनल्टी हो सकती है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है, अगर मैं मान लो कोई बंदा रिटायर हो रहा है आपका, मान लीजिए कि नवंबर में रिटायर हो रहा है, 30 नवंबर। अब रिटायरमेंट जो होती है, नॉर्मली रिटायरमेंट आपका लास्ट वर्किंग डे को होगी, तो इसको हम बोलते हैं सुपर एन्युएशन। नॉर्मली जो सुपर एन्युएशन की बात होती है, सुपर एन्युएशन इसके लिए वर्ड है, ठीक है। लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट किसी पर्टिकुलर डे को भी ले सकता है कि 15 तारीख से मैं तो जाना चाहता हूं, तो फिर ये आ जाएगा। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए पर्टिकुलर बीच में भी कहीं आ सकता है। रेजिग्नेशन की इवेंट हो सकती है, रिजाइन है ना, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। तो ये हमारी वॉलंटरी रिटायरमेंट है, वो कोई हमारा 15 अक्टूबर हो सकता है। रेजिग्नेशन बंदा 10 अप्रैल को दे सकता है, यानी ये बीच में कुछ भी डेट्स हो सकती हैं आपकी। अगर हो सकती है तो ये क्या हो रहा है, ये एंडिंग हो रही है सर्विस की, तो लीव कहां तक काउंट करेंगे, तो पर्टिकुलर ईयर में, यानी जहां तक लीव चल रहा होगा वो तो चलेगा ही चलेगा बैलेंस, उस लीव के साथ ये वाला जो क्वार्टर आएगा। तो जो नवंबर की हम बात करेंगे,
तो आप इस वाले क्वार्टर में कहीं जाएंगे, मैं यहाँ दिखाता हूँ इसको। तो यानी जो भी लास्ट छमाही होगी, जो 6 मंथली हमारा जो हाफ आएगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे तो इसमें जुलाई पूरा होगा, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, जुलाई पूरा होगा, अगस्त पूरा होगा, सितंबर पूरा होगा, ठीक है, अक्टूबर पूरा होगा और नवंबर। यानी मुझे लग रहा है 5 मंथ ही आ रहे हैं, 5 मंथ आ रहे हैं। तो जो भी जितनी लीव चल रही होगी यहाँ तक चल रही होगी, जैसे मान लेता हूँ इस व्यक्ति के पास 250 लीव यहाँ तक अगर है, 250 लीव का क्रेडिट 30 जून तक है, ठीक है, 30th ऑफ जून एट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, जब वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 2019 का केस था, तो 2019 में मान लो उसके पास जून में इतनी लीव थी, तो यहाँ पे कितनी लीव और जोड़ देनी चाहिए हमको, तो बस यहाँ जो प्लस का क्रेडिट जिसको मिलेगा वो मिलेगा इन 5 मंथ्स के लिए, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 यहाँ से लेके आता हूँ। तो देखिए ये कितना हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये 12.5 हो रहा है कुछ ना, 12.5 होगा तो उसको राउंड ऑफ करेंगे और 13 डेज लीव जुड़ेगी। मैं आपको क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, अभी डेबिट का तरीका अलग है, डेबिट इसी बीच में होता है, वो कैसे होगा वो लीव अकाउंट बना के हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो होगा अल्टीमेटली लीव कम्स आउट टू बी 10 60 हो गया 63, आई थिंक इट इज कमिंग टू 63। तो उस बंदे के पास रिटायरमेंट को अगर 30 नवंबर 2019 में रिटायर हुए हैं और ये लीव उनका 30 जून का क्रेडिट था, 30 जून 19 का, तो बाद में ये पार्शियल मंथ के लिए इस तरह से कैलकुलेट होगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट है या रिजिग्नेशन है, तो उसमें भी हमारे इस मंथ तक की लीव काउंट करते हैं, मतलब कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ की काउंट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा समझने के लिए अभी, तो सुपरनेशन की इवेंट हमने ले ली है, ये मैं क्विटिंग सर्विस की बात कर रहा हूँ, जब बंदा क्विट कर रहा है, ठीक है। वीआर ले लेंगे, पार्शियल मंथ आ गया, पार्शियल मंथ आ गया तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, मैं हर एक की इवेंट 2019 की ले ले रहा हूँ, 3 बंदे हैं, 3 के साथ अलग अलग काम हो रहा था, एक का नेचुरल रिटायरमेंट था, एक ने रिजाइन करके गया है, और एक का वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब हम इन दोनों की भी बात कर लेते हैं। अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो आप देख लीजिए, अब इनका मैं लीव कुछ 30 जून को फिर से मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, ये जो व्यक्ति थे इनके पास 230 लीव थी, 30 जून 2019 की लीव मैं सिचुएशन लेके चलता हूँ। तो आप ये समझ पा रहे होंगे शायद इसमें, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ठीक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, टाइम लग रहा है, लेकिन आप ये प्रैक्टिकल चीजें हैं और मेरा उद्देश्य यही है कि आप इसे पूरी ढंग से समझें, तभी मेरे चैनल का उद्देश्य सफल होगा और आप लोगों को वर्किंग में आसानी होगी, या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको लिए लीव अकाउंट बनाना या किसी भी तरीके के डीप क्वेश्चन भी आते हैं तो वो आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये एक व्यक्ति है और इसके पास, इसको लेना है वॉलंटरी रिटायरमेंट, और ये 15 अक्टूबर को इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट कर दिया। तो यहाँ क्या होगा 2019 में इनके पास 30 जून को इतनी लीव थी, तो उसके बाद कितनी लीव और जोड़नी पड़ेगी मेरे को। तो देखिए अक्टूबर मंथ को, अक्टूबर तो रह जाएगा क्योंकि पार्शियल मंथ है, हम बात करेंगे कैलेंडर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ की। तो आपके पास इनके लिए इसमें क्या आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आपके पास होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर नहीं होगा, तो जुलाई आएगा, सितंबर, ओनली 3 मंथ। 3 मंथ्स मीन्स 7.5, क्योंकि 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो इट इज 8, तो 8 दिन का क्रेडिट दे दीजिए, तो कितना होगा 238 लीव होंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे लीव, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा ध्यान करें तो आपको रिविजिट करके पता लगेगा। हमने लीव क्या होती है, कैसे अर्न होती है पता लगा, यानी मैनर ऑफ अर्निंग क्या है, 2.5 दिन लीव फॉर कंप्लीट कैलेंडर मंथ है, कैसे अर्न होती है, तो अर्न लीव का मतलब अर्निंग समझ में आई। हाउ टू क्रेडिट, ये सारा क्रेडिट वाला पार्ट चल रहा है, कैसे क्रेडिट होगी, क्रेडिट होने का मैनर क्या है, 6 मंथली क्रेडिट होती है, किस किस इवेंट में क्रेडिट होती है वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे। रेजिग्नेशन का केस है, रेजिग्नेशन के केस में देखिए जो बंदा नया नया आया है, उसकी जॉब कहीं दूसरी लग गई, फिर जाना चाह रहे हैं, मान लो इनके पास केवल 60 लीव थी, 60 लीव थी 30 के आसपास, ठीक है, अब ये रिजाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, यहाँ हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि मान लो, अब इससे बियॉन्ड चला जाता हूँ मैं, अप्रैल का मतलब हमको 2018 का देखना पड़ेगा, तो यहाँ यानी 2018 का दिसंबर की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि अप्रैल में रिजाइन हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि दिसंबर के पास, इनके पास मान लीजिए 60 डेज लीव थी,
2 साल नौकरी की थी, जॉब कहीं अपना जो है तैयारी कर रहे थे या कुछ भी है, और सिंसियरिटी से जॉब की, 60 दिन का लीव था, उनका लीव खर्च भी नहीं हुआ, पढ़ाई वढ़ाई करके अपना कहीं सेलेक्ट हो गए मानो, तो इसके आधार पे क्या होगा, और 10 अप्रैल को जाना चाहते हैं तो अप्रैल मंथ का तो लीव लगेगा नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं है, यानी जो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं है दैट इज इग्नोर्ड, यानी रूल निकल के आ रहा है कि पार्शियल मंथ इज इग्नोर्ड। पार्शियल जो मंथ होता है वो इग्नोर्ड हो जाता है, उसका हम कैलकुलेशन नहीं देते हैं, ठीक है, क्रेडिट नहीं देते हैं, तो क्रेडिट देंगे 3 दिन का, तो इसकी यहीं पे खत्म हो जाएगा इस वाले क्वार्टर में, क्योंकि यहाँ तो रिजाइन हो जा रहे हैं बीच में, तो लीव कितनी देंगे आप 3 मंथ की लीव देंगे, 3 मंथ का मतलब फिर से आपका 7.5, तो यहाँ लीव जुड़ के आएगा 8, तो इनका लीव क्रेडिट जब ये रिटायर हो रहे होंगे, मतलब रिजाइन करके जा रहे होंगे, तब इनके खाते में लीव मैं यहाँ टोटल लगा देता हूँ, तो दिस लीव वुड बी, तो लीव अकाउंट जो बताएगा वो बताएगा 68 डेज, तो ये है हमारी अर्न लीव। तो अर्न लीव का क्या होता है, क्रेडिट कैसे दिया जाता है, 15-15 दिन का क्रेडिट देते हैं 6-6 महीने में, तो ऑल टुगेदर एक साल में कितनी लीव होती है, तो ऑल टुगेदर एक साल में बंदा जो लीव अर्न करता है वो होती है 30 डेज। एडवांस क्रेडिट देते हैं, जिससे कि वो जॉब ज्वाइन कर ले और बीच में उसको जाना हो तो वो जा सकते हैं, तो इसको जो है एडवांस बाद में वो जैसे सैलेंड करता जाता है, फिर कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है, तो एक बार का ही आपको मालूम पड़ता है एडवांस हुआ, फिर बाद में 6 महीने काम कर लिया, वो अर्न हो गई उनकी, फिर फर्दर हो गया, फिर वो काम करते रहेंगे, जिस तरह से वो आगे चलते जाते हैं जॉब में, उनकी लीव उस तरह से चलती चली जाती है। एक यहाँ सवाल आता है, थोड़ा सा एक चीज और समझेंगे, ये इवेंट के अलावा एक होता है हमारा, ये तो हमारी नेचुरल इवेंट है, यानी बंदा रिजाइन करेगा, जॉब ज्वाइन करेगा, एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सी चीजें कई बार घटित हो जाती हैं, हालांकि वो थोड़ा सा उनको हम नेगेटिव मानेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और बहुत सारे डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं, तो नेचुरली वो डिसिप्लिनरी रूल्स के तहत भी कार्रवाई किसी किसी एम्प्लॉय पर करनी पड़ जाती है, और करनी पड़ जाती है तो डिसिप्लिनरी रूल्स में का जो रिजल्ट आएगा, यानी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में रिजल्ट में लैंड इनटू डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस, तो ये 2 इवेंट भी आती हैं, जिसमें कि बंदे की जॉब चली जाती है, जॉब से निकाल दिया जाता है, इसको कि हम रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल बोलते हैं, तो ये मेजर पेनल्टीज होती हैं। डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस। डिसमिसल एंड रिमूवल फ्रॉम सर्विस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीव देने में एक चीज बस ध्यान रखनी होती है, यानी लीव जब क्रिएट करेंगे, जॉब से जा रहा है तो उसकी लीव वगैरह जो भी है, तब लीव कितनी देते हैं उसको, यानी उसकी लीव की काउंटिंग कहां तक जाएगी। देखिए इन दोनों केसों में क्या होता है, पेंशनरी बेनिफिट जो है, पेंशनरी बेनिफिट्स में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन लीव के अकाउंट की हम बात करें तो लीव जो कैलकुलेट होती है, इसमें एक ध्यान रखना होगा, लीव is credited up to the preceding month up to the preceding month in which penalty is imparted. तो यहाँ थोड़ा समझिएगा, लीव इज क्रेडिटेड अप टू द प्रीसीडिंग मंथ, जैसे हमने एक बात की थी, अभी एग्जाम्पल एक लिया था कि नेचुरल रिटायरमेंट अगर आ रही है, यानी जॉब जब वो क्विट कर रहा है और उसकी नेचुरल रिटायरमेंट मैंने आपसे 30 नवंबर को बोला था, अगर 30 नवंबर को जाता है तो नवंबर की लीव का क्रेडिट दिया गया था, आपको ध्यान होगा कि नवंबर क्या मतलब हमने 5 महीने वहां काउंट किए थे, दिसंबर काउंट नहीं हुआ था, 5 मंथ्स का काउंट करके हमने लगाया था, इतना 12.5 आया था, आपको ध्यान होगा, यानी 13 डेज लीव आती थी तभी। ये 13 डेज लीव आई थी, लेकिन क्या होगा यदि यही पेनल्टी अगर लगती है, किसी बंदे को डिसमिसल या रिमूवल दिया गया है और हम कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम यही दिया गया है, आप इसी समझ जाएंगे, WEF हम इसको विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी इस तारीख से प्रभावी इसको मान रहे हैं। यदि आपने वो यदि सर्विस में आपका डिसमिसल या रिमूवल हो जाता है 30 नवंबर से,
तो इस केस में क्या होगा, लीव इज क्रेडिटेड अप टू द प्रोसीडिंग मंथ इन विच पेनल्टी इज इम्पोर्टेड। थोड़ा सा देखिएगा फ्रेज अगर सही बन रहा है, अदरवाइज आप समझ लीजिए, मतलब जो सेंस है वो ये है, अप टू द प्रोसीडिंग मंथ ऑफ द मंथ, प्रीसीडिंग मंथ ऑफ द मंथ ऐसे कह सकते हैं, तो इन विच द प्रीसीडिंग पेनल्टी इज इम्पोर्टेड। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है कि जिस मंथ में पेनल्टी दी गई है उससे प्रीसीडिंग मंथ तक का ही कैलकुलेशन आएगा। तो लीव इज क्रेडिटेड टू द प्रीसीडिंग मंथ। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ कि नवंबर में 30 नवंबर से ये पेनल्टी अगर लग जाती है तो लीव जो क्रेडिट होगी या लीव के लिए कैलकुलेशन की जाएगी वो कहां तक की जाएगी, वो हमारे अक्टूबर मंथ तक की ही की जाएगी। यहाँ मैं आपको लिखता हूँ अक्टूबर 2019 या जो भी हम इवेंट मानते हैं, तो यहाँ तक की जाएगी। तो एक तरह से आपका क्या हुआ था, यहाँ तो 5 महीने हो गए थे और यहाँ कितने रह जाएंगे आपके, अब 4 महीने होंगे, यानी फाइनल उसका जो लीव कैलकुलेशन आएगा। और हमने शायद यहाँ पे आपको मालूम था कुछ ऐसा माना था कि 230 या जो भी मान सकते हैं कि 30 जून को उसके बाद 230 लीव है, तो बाद में 10 और जुड़ेंगी यहाँ पे। और 10 कैसे आई आप समझ गए होंगे, 10 की कैलकुलेशन आई है और 4 मंथ के हिसाब से आई है, यानी 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस तरह से 10 आई है। और यहाँ 10 जोड़ देंगे तो उसके बाद 240, तो उसने जो अर्न की लीव वो ये चीज होती है। ठीक है, अब बात आती है जो अर्न लीव है। अर्न लीव का मीनिंग है, अब लीव पे तो आप चले जाएंगे, लीव पे चले जाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या आपको सैलरी मिलती रहती है, तो यस, क्योंकि आपने लीव अर्न की है और ये लीव कैसी है, हमारी पेड लीव है। पेड लीव का मतलब इसमें हमारी पेमेंट मिलती है। तो एक चीज यहाँ समझनी होगी टर्म, जब हम जॉब करते हैं यानी जब ऑफिस में हम होते हैं, ऑफिस में होने का मतलब देखिए आजकल तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, आजकल वर्क फ्रॉम होम भी आ गया है। तो आजकल वर्क फ्रॉम होने का मतलब भी आप ऑफिस में ही है, ठीक है ना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, मोबाइल के सामने बैठे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, सो यू आर वर्किंग फॉर द ऑफिस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब अजीब सी सिचुएशन है, कोरोना काल में आपको मालूम है, कोविड की सिचुएशन में हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर या एब्सेंस फ्रॉम ऑफिस जो होता है उसको हम लीव मान लेते हैं, क्योंकि घर पे बैठ के थोड़ी ना ऑफिस चलता है, लेकिन आजकल चलता है। तो एनीवे, तो ये जो लीव होगी, तो अर्न लीव का मतलब अगर आप ऑफिस से बाहर हैं तो हम 2 चीजें आपको यहाँ इस पर समझनी पड़ेगी। एक तो आप करते हैं ड्यूटी, ऑफिस ड्यूटी कुछ भी कह दीजिए, मतलब आइदर यू विल बी ऑन ड्यूटी और ऑन लीव। या तो आप ऑन ड्यूटी होंगे, ऑन ऑफिस ड्यूटी या ऑन ड्यूटी, या ऑन लीव होंगे। जो कहते हैं ना कि फोन आता है कि भाई मैं तो लीव पर हूँ, आई एम ऑन लीव, तो बस, तो आई एम ऑन लीव का मतलब है मुझसे बात मत करो, किसी दूसरे वाले से करो, मेरे फोन को मुझे परेशान मत करो, क्योंकि आई एम ऑन लीव। तो कई बार जो नेक्स्ट इंचार्ज को चार्ज दिया हुआ है वो हैंडल करेगा। नो डाउट फोन अटेंड करना चाहिए, ऑफिस का काम करने को ये नहीं है, आप रेस्पॉन्ड लीव में भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी स्थिति है जो ऑफिस की सूचना पूछी जा रही है, कोई डाटा मालूम किया रहा है, यू आर ऑन लीव, यू आर नॉट हैविंग एनी रिकॉर्ड, सो यू कैन नॉट प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन। So then at that moment you have to say, well, no alternative is left with you. You will say that I am on leave. So contact some other person who will be doing your job. तो यहाँ जो बात आएगी ऑन ड्यूटी एंड ऑन लीव। ऑफिस जब आप ड्यूटी करते हैं तो आपको मिलती है सैलरी, सैलरी आप पे बोल देंगे इसको, पे बोल दीजिए, पे और लीव सैलरी 2 टर्म होते हैं एक्चुअली। और अगर आप सैलरी भी कह दें तो बहुत चक्कर नहीं है इसमें। और यहां जो मिलती है वो मिलती है आपको लीव सैलरी। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, और बहुत कई बार बहुत क्लैरिटी भी नहीं होती इस बारे में कि आपको ड्यूटी की मिलती है ड्यूटी पे और लीव की मिलती है आपको लीव सैलरी। जब आप लीव पर होते हैं तो मिलती है लीव सैलरी। तो जब आप अर्न लीव पर होते हैं तो आपको क्या मिलती है, एक्चुअली आपको पे नहीं मिलती। हम कहते हैं पे मिल रही है, पेड लीव है, पे है। पेड लीव टर्म कॉमन टर्म में बोला जा सकता है, लेकिन आप ड्यूरिंग योर लीव यू आर गेटिंग लीव सैलरी नॉट पे, तो इसका असर थोड़ा सा आता है या इसका पेचीदगी मालूम पड़ती है बाद में कि कैसे कैसे चेंज आता है। तो जो जो हमारी जॉब की इवेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आता जाएगा।
आप लीव सैलरी लेंगे। तो लीव सैलरी क्या चीज होती है, जो लीव के दौरान की आपकी जो पे मिल रही है, जो भी अमाउंट मिल रहा है उस लीव के एवज में वही होगा। तो यहाँ पे आता है लीव सैलरी किस रेट से मिलती है, तो हम कहेंगे अर्न लीव की बात कर रहा हूं। इफ एम्प्लॉय इज ऑन, अब मैं यहाँ पे टर्म बदल देता हूं अर्न लीव, तो मैंने लिख दिया इसको ईयर। लीव सैलरी इज पेड at the rate of pay which, यहाँ पे ही या शी और ही कैसे भी कह दीजिए, he or she was drawing before proceeding on leave। यानी वो लीव पर प्रोसीड होने से पहले जो पे ड्रॉ कर रहा था वो लीव सैलरी आपको मिलती है। तो अब थोड़ा सा डिस्टिंक्ट इसको करने के लिए मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। और देखिए, हम हालांकि चैप्टर वाइज हम कवर कर रहे हैं, लीव रूल का मतलब हमें लीव में रहना चाहिए, लेकिन सारी इवेंट क्या होती हैं, जॉब की सारी इवेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। लीव पर जाएंगे तो लीव पे जाने का कुछ इफेक्ट होगा, आपकी इंक्रीमेंट का कुछ इफेक्ट हो सकता है, आपकी फर्दर लीवों पे कोई इफेक्ट हो सकता है। तो वो सारी चीजें थोड़ी कनेक्टेड होती हैं और हम उनको कनेक्टेड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लीव सैलरी और इन दोनों को डिस्टिंक्ट समझने के लिए हमें एक चीज लेके आनी पड़ेगी, और वो मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ अभी, इंक्रीमेंट। हालांकि इसका भी चैप्टर अलग से है, तो अलग से हम पढ़ेंगे इसे। क्योंकि हर टॉपिक अलग अलग डिफरेंट है और आपस में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी एक इवेंट होने से दूसरी इवेंट पे फर्क आता है। तो ये दोनों चीजें अलग समझने के लिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट पर हमें जाना होगा। देखिए, इंक्रीमेंट क्या होता है, एनुअल, और इसको इंक्रीमेंट पर भी समझ सकते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट नॉर्मली इसका टर्म है। यानी एक साल जॉब करने के बाद इंक्रीमेंट लग जाता है। और जब हम पे फिक्स करते हैं तो पे फिक्सेशन का अलग से हम समझाएंगे आपको। पे फिक्स करते हैं तो इंक्रीमेंट करीब हम कहते हैं कि 6 मंथली पीरियड कंप्लीट होता है तो लग जाता है, बाद में लगने के बाद फिर एनुअली लगता है। तो नॉर्मली इसका हम एनुअल समझ लेंगे, या इंक्रीमेंट हम एनुअल समझ रहे हैं। तो इंक्रीमेंट का मीनिंग होता है कि आपका जैसे इंक्रीमेंट, मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 बार इंक्रीमेंट, मतलब 2 डेट है इंक्रीमेंट लगने के लिए, 2 बार नहीं लगता, 2 डेट है। तो 2 डेटों में क्या है, फिर से हम कहेंगे 1 जनवरी और 1 जुलाई। इंक्रीमेंट लगने के 2 डेट हैं, 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो 1 जनवरी और 1 जुलाई का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट का मतलब है एनुअली बढ़ता जाएगा। अब लेकिन इंक्रीमेंट लगने की एक शर्त होती है, इंक्रीमेंट मिलने के लिए व्यक्ति को, उस एम्प्लॉय को उस दिन जॉब पर होना जरूरी है। मतलब ऑफिसर और एम्प्लॉय होमसेवर इट में बी ऑन ड्यूटी, मस्ट बी ऑन ड्यूटी फॉर दैट फर्स्ट डे या ऑन डे ऑफ इंक्रीमेंट, दैट इज 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यानी वो बंदा ड्यूटी पे आ जाना चाहिए। अब देखिए, इसकी इवेंट में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कोई एम्प्लॉई है, उनका इंक्रीमेंट पड़ रहा है 1 जुलाई है, एक जुलाई किसी का इंक्रीमेंट डे है, और उस व्यक्ति ने लीव पर गया था वो, ठीक है, लीव समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगना है और वो छुट्टी पर गए हुए हैं। छुट्टी पे कब से गए हुए हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जून में छुट्टियां चल रही होती हैं, जुलाई में स्कूल खुलते हैं फर्स्ट वीक में तकरीबन। तो वैसे तो लोग ध्यान रखते हैं कि वो जून के एंड में लौट के आ जाते हैं, 1 जुलाई को ये होता है। लेकिन मान लीजिए उनको कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हो गए, घर रहना पड़ा, सो देयर विल बी सम कंपल्शन, और वो लीव लेकर के मान लीजिए 20 जून से गए हुए थे, 20 जून से और 10 जुलाई तक गए हुए थे, मान लो 20 जून टू 10 जुलाई, 10 जुलाई से गए हुए थे। तो देखिए किस दिन से गए हैं वो, यानी आपको समझना पड़ेगा जी, तब ये दोनों टर्म की क्लैरिटी आपको आ जाएगी। यानी 19 जून को तो ऑफिस में विद्यमान थे,
19 जून को ऑफिस में विद्यमान थे, तो 19 जून तक तो क्या कमाया था उन्होंने, वो कमा रहे थे पे, उनको पे मिल रही थी, ड्यूटी जा रहे थे और पे मिल रही थी उनको, ठीक है। सैलरी भी कह दो, यहाँ तो लीव सैलरी से क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वो 19 जून को जब जाना जब लीव दे के जाते हैं, तो 19 जून से क्या लेंगे वो, क्या वो पे लेंगे, नहीं, अब वो क्या ले रहे होते हैं, अब लेते हैं वो लीव सैलरी, क्योंकि वो लीव पर हैं। सो नाउ ही विल बी ड्रॉइंग लीव सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखिए हमने कहा लीव सैलरी विल बी पेड एट द रेट ऑफ पे, यहां ध्यान रखना होगा, ही विल गेट ड्रॉ द लीव सैलरी एट द रेट ऑफ पे, एट द रेट वैसे अंडरस्टूड है अपने आप, एट द रेट पे और ऑफ पे विच ही और शी वाज ड्रॉइंग बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव जो 19 तारीख को जो पे जिस रेट से ले रहे थे, जो भी सैलरी थी पर डे की, मंथली सैलरी होती है, देन हम उसको वन डे में निकाल लेते हैं, वन डे में उनकी सैलरी 5,000 3,000 वट एवर इट में भी, तो जो भी उनकी सैलरी थी उस पे वो ड्रॉ करते रहेंगे ड्यूरिंग हिज लीव पीरियड। तो वो अर्न लीव कब तक है, 10 जुलाई तक है, 10 जुलाई तक है, तो यहाँ तक उनको क्या मिलता रहेगा, लीव सैलरी ही मिलेगी, समझ रहे हैं आप। अब उनकी पे इंक्रीज होनी थी, कब होनी थी, 1 जुलाई को, तो क्या ये इंक्रीज हो पाएगी, क्योंकि वो लीव के दौरान क्या ड्रॉ करेंगे, लीव सैलरी, एंड दैट लीव सैलरी विल बी एट द रेट ऑफ पे which he was drawing before proceeding on leave, so he will continue to draw leave salary up to 10th of July, so he will not be given benefit of this increment, यानी he cannot draw increment on 1st July, तो उनका इंक्रीमेंट 1st जुलाई को नहीं आएगा क्योंकि पे नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, और पे ड्रॉ करने के लिए ड्यूटी पे होना जरूरी है। तो इंक्रीमेंट समझ गए ना आप, इंक्रीमेंट का क्या कंसेप्ट है कि बंदे को ड्यूटी पे होना पड़ेगा, ड्यूटी पे होना पड़ेगा, यानी ऑफिस में है तो पे, वर्क फ्रॉम होम में भी पे मिल जाएगी अभी तो यहाँ पे इसको आना पड़ेगा ड्यूटी पे, और ड्यूटी पे नहीं आए इसका मतलब ही विल ड्रॉ। तो ये जो केस आया, इस बार में शी आगे लिख देता हूँ, शी ऑब्लिक ही विल ड्रॉ इंक्रीमेंट, अब हिज और हर नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, इंक्रीमेंट शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट ऑन 11th जुलाई। तो उनकी बढ़ी हुई पे जो चालू होगी वो 11 जुलाई से चालू होगी। हालांकि अगला इंक्रीमेंट 1 साल बाद फिर से आ जाता है, क्योंकि इंक्रीमेंट का जो रिसेंट कॉन्सेप्ट है अभी उसके मुताबिक से प्लस जो भी इंक्रीमेंट लिया उसके 6 महीने पूरे होना जरूरी है, तो 6 महीने पूरे होते हैं तो इंक्रीमेंट मतलब इट फॉल्स ड्यू, तो वो ड्यू हो जाता है। तो वो 11 जुलाई से अपना इंक्रीमेंट ड्रॉ करेंगे। एक इवेंट और यहाँ पे थोड़ा बता दिया है, अगर 10 जुलाई के बाद मान लो 10 जुलाई हमारा फ्राइडे था, या मैं ऐसा कहता हूँ, हाँ मतलब हाँ, तो 11 जुलाई से करेंगे, 11 जुलाई कैन बी अ वर्किंग डे, 11 जुलाई से हो जाएगा, 11 जुलाई में बी अ वर्किंग डे और इवन क्लोज हॉलीडे, जैसे 10 जुलाई फ्राइडे हो गया था, ड्यूटी पे आ जाएंगे। तो ड्यूटी पे आने का मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी पे आने ही चाहिए, यहाँ पे समझ लीजिए 11 जुलाई अगर 11 और 12 हमारा सैटरडे संडे होता, सैटरडे संडे और सब गस्टेड हॉलीडे क्लोज ऑफिस है जिसमें, तो उस केस में भी क्या होगा, ड्रॉ यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगा। या फिर हम कहेंगे कि 8 जुलाई को मान लो कि ये 8 तक जुलाई तक होते और 9 और 10 हमारा ये होता, तो इंक्रीमेंट फिर हमारा 9 को ड्रॉ हो जाता। तो चाहे वो वर्किंग डे हो, मतलब 11 जुलाई इज मे बी एक्चुअल वर्किंग डे और इट मे फॉल इन सैटरडे संडे और इन ए गजेटेड हॉलीडे, यानी क्लोज लीव में आ गया तो भी हो जाएगा। यानी वो आपको मालूम है सैटरडे संडे या क्लोज हॉलीडे कैन बी गिवन एज ए बेनिफिट ऑफ सफिक्स, तो वो सफिक्स बेनिफिट देते हुए, और जो लीव का सफिक्स है फिर उसको ही मान लेते हैं कि वो ड्यूटी पे हो सकते थे, सफिक्स का बेनिफिट दे देते हैं यहाँ पे। तो 11 12 इफ सैटरडे संडे ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं, may be treated as suffix। तो 11 12 को सफिक्स का ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसमें यह उस जुलाई तारीख को ही ड्रॉ हो जाएगा। यानी एक्चुअल लीव उनकी लीव सैलरी तो 10 जुलाई तक की थी, उसके बाद वो जॉब में आना था उनको, मतलब ज्वाइन होना था, तो यहाँ पे क्या होगा, सफिक्स में उनको अलाउ किया गया है तो वो सफिक्स अवेल कर लेंगे, लेकिन उनका ऐसे मान लिया जाएगा कि ड्यूटी पर है, तो यहाँ पे उनका इंक्रीमेंट ड्रॉ होगा। तो ये हमारा अर्न लीव का हमने जो आज बात की है, वो हमने अर्न लीव की अर्न लीव कैसे दी जाती है, क्रेडिट किस तरह से देते हैं, कैलकुलेशन किस तरह से उसकी है, तो अभी हमने क्रेडिट वाले पार्ट पर रहे हैं। हालांकि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इसका क्रेडिट भी कम हो जाता है, जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव या ये लीव होती है, तो अलग अलग टाइप की लीवों का थोड़ा सा इफेक्ट और भी इसमें पड़ता है।
तो और भी थोड़ी सी इसमें बातें हैं। अर्नलीव का हमारा ज्वाइनिंग टाइम पर भी हम जाएंगे। ज्वाइनिंग टाइम जो है क्रेडिट हो जाता है अगर हमारा अनस्पेंड ज्वाइनिंग टाइम है। तो बहुत सारी इसकी फिर कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट और भी हैं जिसको हम कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो फिलहाल इतना छोड़ेंगे और मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली इसको समझेंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा इस चीज़ के लिए। तो यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है और इसमें कंटेंट ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर और शेयर भी करें और लोगों के साथ, जिससे कि ये फायदा और लोगों को भी मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।